हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, जीएसटी में एक के बाद एक बड़ी राहत दी गई है नोटिफिकेशंस एंड सर्कुलर्स के थ्रू। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ उन्हीं को समराइज़ कर रही हूँ। अगर आपने मेरी कोई प्रीवियस वीडियो मिस कर दी है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स एंड अलर्ट्स आपको टाइमली मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले एक सबसे इम्पॉर्टेंट सर्कुलर की मैं बात करूंगी। सर्कुलर नंबर 140 है, जो हमारा बात करता है जीएसटी ऑन डायरेक्टर रेमुनरेशन पे। जीएसटी ऑन डायरेक्टर रेमुनरेशन पे एक बहुत ही अच्छी क्लैरिफिकेशन जो है सीबीआईसी ने दी है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, काफ़ी सारी जजमेंट इससे रिलेटेड पास हो गई थी, लेकिन फिर भी स्टिल ये चीज़ क्वेश्चनेबल थी कि क्या डायरेक्टर रेमुनरेशन पर कंपनीज़ को आरसीएम के अंडर टैक्स देना है या नहीं देना है। तो अब इस सर्कुलर में 3 इम्पॉर्टेंट बातों को क्लियर किया गया। पहली, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर हु इज़ नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरी में रख करके देखा गया। पहले कैटेगरी में है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ नहीं हो सकते। ऐसे केस में दे आर नॉट द एम्प्लॉयज़ ऑफ कंपनी, सो दे आर आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट। शेड्यूल 3 ऑफ CGST एक्ट हमारा कहता है, अगर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशन है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस बेसिस पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता। तो अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हम बात करें तो ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर इनको कोई भी रेमुनरेशन पे किया जाता है तो कंपनी आरसीएम के अंडर जो है रिवर्स चार्ज बेसिस पर आरसीएम पे करेगी। नेक्स्ट, अब बात की गई उन डायरेक्टर की, डायरेक्टर हु आर एम्प्लॉयज़ एंड पेमेंट मेड इन द नेचर ऑफ सैलरी। जो डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर्स जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं और उनको जो रेमुनरेशन दिया जा रहा है वो सैलरी के रूप में दिया जा रहा है। सैलरी के रूप में किस तरीके से कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे अंडर दी हेड सैलरी दिखा रही है, और साथ ही साथ उन पे इनकम टैक्स का भी जो प्रोविजंस है वो भी अप्लाई हो रहा है, यानी कि उन पर जो टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है वो सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया जा रहा है। 192 में सैलरी का जो टीडीएस है वो एप्लीकेबल होता है। डायरेक्टर हु आर रिसीविंग सैलरी इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, और जो टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है वो सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग डिडक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी अपनी बुक्स में उसे सैलरी हेड में शो कर रही है रेमुनरेशन को, तो वहाँ पे जो है जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात की गई, डायरेक्टर जो कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं और उनको जो पेमेंट की जा रही है वो अदर देन सैलरी की जा रही है, कोई सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है उनका कंपनी के साथ, उसके अंडर उनको जो है पेमेंट की जा रही है। डायरेक्टर रिसीविंग पेमेंट अदर देन सैलरी, जैसे कि सिटिंग फ़ी, कमीशन, या कोई सेपरेट उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कंपनी के साथ, कोई प्रोफेशनल फ़ी उन्हें मिल रही है जहाँ पे 194J के अंदर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो ऐसी रेमुनरेशन जो है अदर देन सैलरी हेड में शो हो रही होगी, जिसके पे की एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, और वहाँ पे टीडीएस भी जो है दूसरे सेक्शंस के अंदर डिडक्ट किया जा रहा है। जैसे मैंने भी आपको बताया, कोई प्रोफेशनल फ़ी पे की जा रही है जहाँ पे 194J के अंदर उनका टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है, तो वो सभी पेमेंट्स जो होंगी उन पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा और कंपनी जो है वो आरसीएम के अंडर टैक्स पे करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सर्कुलर से क्लियर किया गया, जिसको लेकर कि अभी तक काफ़ी कन्फ्यूजन्स थी। आई होप ये सारी कन्फ्यूजन सबकी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, अब हम बात करेंगे सर्कुलर की, सर्कुलर नंबर 139, जिसमें क्लैरिफिकेशन दी गई है जीएसटी रिफ़ंड को लेकर के। काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस रिसीव हुई थी कि जो हमारे जीएसटी ऑफिशियल्स हैं वो इम्पोर्ट का, आईएसडी इन्वॉइसेस का और आरसीएम का जो रिफ़ंड है उसको रोक रहे हैं, ये कह करके कि ये जो इन्वॉइसेस हैं, इनके जो इन्वॉइसेस हैं वो 2A में आपके रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। और इससे रिलेटेड वो जो आपको हवाला दे रहे हैं वो दे रहे हैं सर्कुलर 135, जो कि सर्कुलर नंबर 135/05/2020। इसमें सर्कुलर में बताया गया था, द रिफंड ऑफ ओनली दोज इन्वॉइसेस शैल बी अलाउड, सिर्फ उन्हीं इन्वॉइसेस का रिफ़ंड मिलेगा जो कि आपकी 2A के अंदर आ रहे हैं। तो इस सर्कुलर के बाद जो रिफ़ंड है वो रुकना शुरू हो गया।
तो यहाँ पे क्लियर किया गया कि जो भी दैट GSTR 2A shall not be referred for issuing refund of ITC on import, ISD invoices and RCM। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि GSTR 2A को रेफ़र नहीं किया जाएगा, GSTR 2A को नहीं देखा जाएगा अगर जो आपका रिफ़ंड बन रहा है इम्पोर्ट इन्वॉइसेस को लेकर, RCM का और ISD इन्वॉइसेस का, यानी कि अगर इम्पोर्ट से रिलेटेड आपका कोई रिफ़ंड है, ISD इन्वॉइसेस का कोई रिफ़ंड है, RCM का आपको कोई रिफ़ंड क्लेम करना है, तो ऐसे केस में 2A को रेफ़र नहीं किया जाएगा। नाउ अब इसके रिफ़ंड के लिए आपको जो भी ओरिजिनल प्रूफ है और डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पोर्टल पर अपलोड करने हैं, उन्हीं के बेसिस पर आपको रिफ़ंड दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे आपको 2A को रेफ़र नहीं करना है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट हमारी नोटिफिकेशन निकल करके आई है ई-वे बिल से रिलेटेड, नोटिफिकेशन नंबर 47, जिसमें ई-वे बिल के बारे में बताया गया है कि ई-वे बिल की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2020 तक। कौन से ई-वे बिल की वैलिडिटी एक्सटेंड की गई है ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो ई-वे बिल आपने 24 मार्च या उससे पहले जनरेट किए हैं, ध्यान रखिएगा 24 मार्च या उससे पहले अगर आपने कोई ई-वे बिल जनरेट किया है और उस ई-वे बिल की वैलिडिटी 20 मार्च या उसके बाद एक्सपायर हो रही है, 2 डेट्स आपको याद रखनी है। 24 मार्च या उससे पहले आपने ई-वे बिल जनरेट किया है और उसकी वैलिडिटी 20 मार्च या उसके बाद एक्सपायर हो रही है, तो उस वैलिडिटी को एक्सटेंड किया गया है 30 जून 2020 तक। और ये जो आपकी नोटिफिकेशन है ये इफ़ेक्टिव हो रही है 31 मई 2020 से, क्योंकि इससे पहले भी एक्सटेंशन दी गई थी 31 मई 2020 तक। अब फर्दर ये एक्सटेंशन दे दी गई है 30 जून 2020 तक। तो ये नोटिफिकेशन इफ़ेक्टिव हो रही है 31 मई 2020 से। इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे अपडेट आया है वो आया है नील GSTR 3B फाइलिंग को लेकर। अब आप अपनी नील GSTR 3B फाइल कर पाएंगे SMS के थ्रू, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें चेक कर लेनी है। क्या चीज़ें चेक कर लेनी है कि जिस मंथ की आप नील GST रिटर्न फाइल करने के लिए बैठेंगे, जिसका SMS आप करना चाहते हैं, उसके पहले पीरियड्स की, यानी कि उससे पहले जितनी भी रिटर्न्स है आपकी फ़ाइल हो चुकी हों, तभी आप ये जो है नील रिटर्न SMS के थ्रू फाइल कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी आप मई मंथ के लिए नील GST रिटर्न SMS के थ्रू फाइल करना चाहते हैं, तो पहले आपको चेक कर लेना है कि अप्रैल तक की आपकी सभी रिटर्न्स फाइल हो चुकी हैं, सभी GSTR 3B फाइल हो चुकी हैं। सेकेंड कंडीशन आपको चेक कर लेनी है कि आपका कोई भी पेंडिंग टैक्स, इंटरेस्ट या लेट फीस नहीं है, पेबल नहीं है कोई भी, तभी आप ये SMS के थ्रू फाइल कर पाएंगे। थर्ड, अगर आपने अपनी GST पोर्टल पर कोई डाटा सेव कर रखा है, मान लीजिए कोई फिगर्स आपकी सेव हैं, लेकिन आप नील फाइल करना चाहते हैं, तो फिर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो आपको GST पोर्टल पर चेक करना है कोई डाटा सेव ना हो, अदरवाइज़ आपको दिक्कत आएगी फिर इस SMS फाइलिंग में। अब ये जो नील फाइलिंग है, इसके लिए जो मैंने आपको बताया, नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका ऑथोराइज सिग्नेटरी आपकी रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उसका नंबर जो है GST पोर्टल पर मेक श्योर कि रजिस्टर्ड हो, तभी वो आपकी रिटर्न को SMS के थ्रू फाइल कर पाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो GST के अंदर अब आए हैं, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। कोई भी प्रीवियस वीडियो अगर आपने मिस कर दी है जिनमें मैंने ये सभी डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, तो आपके लिए मैंने ये समराइज़ कर दिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।